नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद ऐतिहासिक और मार्मिक और संवेदनशील मुद्दा है। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था और एक दो याचिका नहीं, तकरीबन 20 से अधिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से इस पर सुनवाई कर रही थी और अब निर्णय आ गया है। निर्णय क्या आया है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से देखेंगे। आप यह समझ लीजिए, यह टॉपिक जो है यूपीएससी के लिहाज से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडियन सोसाइटी में सोशल जस्टिस, यहाँ तक कि पॉलिटी, आपको इथिक्स और एस्से तक में इससे आप लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे, सभी पक्षों को हम देखेंगे, हम यह समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या निर्णय दिया है, साथ ही सरकार ने अपना पक्ष क्या दिया है। इसके अलावा गोद लेने का क्या प्रावधान था, इस याचिका में क्या मांग की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। भारतीय समाज की स्थिति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि दुनिया के वे कौन से देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 जो है जारी कर चुकी है। 15 अक्टूबर 2023 को इसका पहला टेस्ट हो चुका है। यदि यह टेस्ट आपने अभी तक नहीं दिया है तो यह डेमो टेस्ट होता है जो पूरी तरह से सभी के लिए निःशुल्क होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए और यह टेस्ट जो है मुफ्त में आप दे सकते हैं। इसके अलावा 34 टेस्ट इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 26 जो है वह जीएस और 8 सीसेट का रखा गया है। शुल्क मात्र 15,000 है, लेकिन प्रथम 200 छात्र जो इसमें एडमिशन लेंगे उनके लिए 7,000 ही रखा गया है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी जारी किया गया है 2024 को देखते हुए। इसका जो टेस्ट प्रारंभ होने वाला है वह 5 नवंबर से होने वाला है। इसमें 20 टेस्ट होंगे, जिसमें से 15 समान अध्ययन और 5 सीसेट का। इसका शुल्क जो है वह 10,000 रखा गया है, लेकिन 200 पहले एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को यह केवल 5,000 में उपलब्ध हो जाएगा। इस टेस्ट की भाषा जो होगी वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। यह टेस्ट जो है संस्कृति आईएएस के दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही केंद्र पे उपलब्ध होगा। इसके अलावा यह टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आपके लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा यह टेस्ट जो है जब आप इसे दे देंगे, इसके बाद आपको विस्तृत व्याख्या भी उत्तर सहित आपको मिल जाएगा। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। चर्चा में क्यों यह मुद्दा है, इसे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज से इट्स पार्लियामेंट्स डोमेन। यहां चर्चा का मुख्य बिंदु आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में यह बात जो की गई थी कि आप सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। निश्चित तौर पे हम सीजीआई को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा, उनका ये मानना था, वो इस पक्ष में थे, वह तो इस पक्ष में भी थे कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं वो बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। लेकिन 5 जजों की यहाँ पर बेंच थी और 5 जजों में जो 3 जज हैं वह इसके पक्ष में नहीं थे। इसीलिए ये मामला जो है रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि सेम सेक्स मैरिज जो है फिलहाल इसे भारत में कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है यह कहते नजर आई है कि यह मुद्दा जो है वह हमारे पक्ष का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। कानून बनाने का काम जो है वह देश के पार्लियामेंट का है। इसीलिए यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम यह नहीं कह सकते संसद से, हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप कानून इस तरह का बनाइए। यह विधानसभा अगर राज्यों की स्थिति में देखें या फिर केंद्र के लिए पार्लियामेंट का काम है, हम इस तरह का काम करते हैं, इस पर कुछ कानून बनाते हैं। तो संविधान में जो शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा बताई गई है, चाहे वो विधायिका के लिए हो, कार्यपालिका के लिए हो या न्यायपालिका के लिए हो, इसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका ख्याल करते हुए यह बात जो है पार्लियामेंट के पक्ष में डालती है कि संसद ही इस पर कुछ काम करे। तो मामला यहां तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्णय, सबसे पहले समझ गए होंगे कि निर्णय जो है यहां पर समलैंगिक जोड़ों के पक्ष
पक्ष में नहीं आया है, उनके विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, वे बच्चे भी गोद नहीं ले सकते हैं। यह बात यहाँ पर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात की शुरुआत की गई, इसका बैकग्राउंड थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा आईपीसी की धारा 377। आईपीसी की धारा 377 क्या है, इसे समझना अभी हमारे लिए जरूरी है। 377 यह कहता था कि दो वयस्क व्यक्ति हैं और ये दोनों वयस्क व्यक्ति जो हैं सेम सेक्स के हैं, ठीक है, इनका लिंग एक है और ये सहमति से यदि संबंध बनाते हैं, यौन संबंध की बात की जा रही है, शारीरिक संबंध की, तो इसे अप्राकृतिक घोषित किया गया इस कानून के तहत, इस सेक्शन के तहत। और ये साबित यदि हो जाता है तो इन्हें सजा का प्रावधान भी था और इन्हें उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। इसको लेकर के लंबे समय से इस पर जो है कानूनी प्रक्रिया चल रहा था। जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और अंततः देखिए ये जो है सेक्शन 377 ये जो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लंबे समय की लड़ाई के बाद अंततः 2018 का साल आता है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करते हुए निर्णय देती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है 377 इसके तहत जो यह था कि सेम सेक्स के लोग यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह अप्राकृतिक है और सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि यह जो है गैर आपराधिक है, डिक्रिमिनलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कर दिया। तो जब यहां पर एक रास्ता खुल गया तो बातें इससे आगे निकल पड़ी। बातें इससे आगे यह निकल पड़ी कि अब जो है सेम सेक्स के लोग यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह गैर कानूनी नहीं है, यानी कि अपराधी जैसा अब उन्हें बोध नहीं होगा कानूनी तौर पर यदि देखा जाए। तो अब मांग कर रहा था कि ठीक है, अब हमें आप विवाह का भी अधिकार दे दीजिए, साथ ही हम अगर बच्चे को गोद लेना चाहें तो यह भी हमें अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर के 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था, लेकिन मामला नहीं बन पाया, इनके पक्ष में फैसला नहीं गया। अब यहां पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि LGBTIQ ग्रुप जो होता है यह क्या है। इसके संबंध में हम सबसे पहले अपनी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं समुदाय के बारे में, क्योंकि याचिका इनको लेकर के ही थी, इनको लेकर के ही निर्णय आया है। और मैं जैसा कि पहले ही कहा कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। जिस तरह से कोई व्यक्ति है वो हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है, अपने से विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ वह आकर्षित हो सकता है शारीरिक संबंध के लिए या भावनात्मक रूप से भी। उसी तरह से यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति जो है सेम सेक्स के हैं तो वह अपने जैसे लिंग के व्यक्ति के लिए भी आकर्षित हो सकते हैं शारीरिक संबंध या भावनात्मक संबंध के लिए। यह बातें की गई तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता रहा है, मेडिकल साइंस भी कहती है कि बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यह समझना होगा कि दुनिया भर के कानून जो है यह दो पक्ष में बटा हुआ है, दुनिया भर की सरकारें, लोग, समाज दो पक्ष में बटा हुआ है। इसलिए सबसे पहले यहां पर हम समझ लेते हैं LGBTQIA+ की जो बात की जा रही है समुदाय है क्या। देखिए L4 होता है लेस्बियन, यानी कि दो महिलाएं हैं और वह दोनों महिलाएं ही हैं तो आपसी रूप से एक दूसरे पर वो आकर्षित होती हैं शारीरिक संबंध के लिए, तो वह लेस्बियन आता है। गे में पुरुष के लिए अगर आकर्षित होता है तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल का कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति है और दोनों ही जेंडर के लिए उनका आकर्षण होता है शारीरिक रूप से। ट्रांसजेंडर कहने का तात्पर्य है कि जिस जेंडर के साथ कोई व्यक्ति जन्म लिया आगे बढ़ के उस जेंडर का वह महसूस नहीं करता है। यहाँ पर शारीरिक संबंध से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ट्रांसजेंडर में क्यूर का मतलब हो जाता है, Q फॉर क्यूर का मतलब होता है कि इस समुदाय के तहत जो लोग आते हैं दरअसल उनमें अपने जेंडर को लेकर के परिपक्वता नहीं होती है, वह अपने जेंडर को नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ मामला कहा है। गोद लेने के संबंध में भी क्यूर के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है। इंटरसेक्स का तात्पर्य होता है कि दो जेंडर के साथ कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो इंटरसेक्स होता है। और असेक्सुअल का कहने का तात्पर्य है कि इस समुदाय में इस तरह के लोग होते हैं जिनका आप कह सकते हैं कि किसी भी जेंडर के प्रति शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनकी इच्छा जाहिर नहीं होती है, वो आकर्षण महसूस नहीं करते हैं, तो वो असेक्सुअल होते हैं। और भी इस तरह के लोग इस तरह के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यह पूरा मुद्दा हो गया, आप इसे समझ गए। अब समलैंगिक विवाह क्या होता है यहां समझ लीजिए। विवाह आप समझते हैं, विवाह दो व्यक्तियों के बीच जो है निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं संबंध स्थापित करने की बात है। और यह संबंध जब होगा तो निश्चित तौर पर भावनात्मक भी होगा और शारीरिक संबंध भी होगा। यहां पर समलैंगिक की बात की गई है। तो समलैंगिक यानी कि समान लिंग के,
विवाह जब आप सोचते हैं अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में चलता है, तो आप क्या सोचते हैं कि एक इसमें पर्सन होगा मेल और दूसरा फीमेल। दरअसल हम यही सोचते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने हमारे कानून ने यही चीज़ें हमें बताया है, ठीक है। तो हमारी सोच में ये चीज़ें आ गया है। लेकिन यहाँ पर बातें की जाएगी विवाह क्या, समलैंगिक विवाह की, यानी कि विवाह ऐसा जिसमें लिंग जो है दोनों व्यक्ति का एक ही जैसा है, यानी कि सेम जेंडर वो शेयर करते हैं। यानी कि पुरुष जो है वह पुरुष से ही शादी करने की बात अगर करने लग जाए और फीमेल जो है फीमेल पार्टनर को ही लेकर के विवाह करने की बात करे, इस स्थिति में क्या होगा, देख रहे हैं दो फीमेल ही है तो ये आपस में विवाह करना चाहती हैं, तो इनका जेंडर सेम है, इस तरह के विवाह को समलैंगिक विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समलैंगिक विवाह पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है, चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें की है। यहाँ पर 5 जज इस मामले में रहते हैं और 5 जज हैं, यह संवैधानिक पीठ होगा। संवैधानिक पीठ संविधान से जुड़े हुए मसलों पर बात करती है। 5 जजों की बेंच थी और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब। DY चंद्रचूड़ साहब वैसे भी बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के जो है जज माने जाते हैं, काफ़ी उनको तार्किक व्यक्ति माना जाता है। उनके विचार काफ़ी अलग रहे इस मुद्दे पर, हम बात करेंगे उसको लेकर के। यहाँ पर हम डिटेल से बातें कर लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या बातें कोर्ट के द्वारा कहा गया। देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर विवाह के अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है। यह बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कहा है कि यानी कि विवाह करने का अधिकार जो है वह आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं बताया है कोर्ट ने। देखिए, यहां से क्या होगा, इस निर्णय के बाद निश्चित तौर पर सामाजिक व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद की जाएगी। यहां पर निश्चित तौर पर जिन लोगों के पक्ष में फैसला नहीं गया है, उम्मीद तो था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब फैसला पक्ष में नहीं गया तो वह दुखी जरूर है, नाराज जरूर है। लेकिन यहां यह अंत नहीं है इस चीज का, यह मामला और भी बढ़ेगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। कोर्ट के निर्णय को, कोर्ट ने जो लाइन कहा है उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती है, कहते हैं ना बिटवीन द लाइन स्टडी, तो उसको समझने की जरूरत है, उस पर हम बात करेंगे। समलैंगिक जोड़े को विवाह का कानूनी अधिकार नहीं दिया कोर्ट ने, इसकी बात हम पहले भी कह चुके हैं। और यहां पर मामला क्या आया, कानून बनाना संसद का काम है, जो कि मैंने आपको बताया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मैंने आपको समझाया था कि यह काम जो है कोर्ट कह रही है कि यह मेरा काम नहीं है, यह संसद का काम है, तो संसद ही इस पर काम करेगी। विशेष विवाह अधिनियम, यहाँ विशेष विवाह अधिनियम की चर्चा की गई है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट पर मैं आपको अंत में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसीलिए असंवैधानिक नहीं करार दे सकते क्योंकि ये समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं देता है। यह बात इस याचिका में की गई थी क्योंकि यह एक्ट जो है ना, यह समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए बाधक बना हुआ है, क्योंकि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें समलैंगिकता की बात ही नहीं की गई है, सिर्फ पुरुष और महिला की बात की गई है, इसीलिए अदर जेंडर के लिए रास्ता नहीं खोलता है। तो इस पर मांग थी कि इसे आप असंवैधानिक करार दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून है उसमें बहुत तरह की बातें हैं, सिर्फ एक बात ना हो पाने की वजह से इसे असंवैधानिक फिलहाल हम करार नहीं दे सकते हैं। अब समझ लीजिए, LGBTQIA+ लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का बिल्कुल अधिकार दिया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, यहां ध्यान रखना है, विवाह की बात यहां नहीं की गई है। जब IPC सेक्शन 377 इसे डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में, तो जाहिर सी बात है आप साथ रह सकते हैं निश्चित तौर पर, और साथ रहने के साथ साथ आपको यहां पर यह छूट भी दी गई है कि आप शारीरिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन विवाह का अधिकार नहीं दिया गया, विवाह को लीगल नहीं किया गया है, यही बातें कही गई है। यहां पर यह भी समझना है कि सरकार, यह कहा है कोर्ट ने कि सरकार को उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों की पहचान करनी चाहिए, ताकि वे यदि एक साथ रहते हैं तो सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने और CJI ने खुद जोर देकर के इस बात पर जोर दिया है। ठीक है, यहां पर समझिए, जीवन साथी चुनना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आजादी का हक की बात करता है। तो एक तरफ यहां पर UPSC में इस पर एक प्रश्न भी आ चुका है, आज का प्रश्न वही है, हम उस पर चर्चा करेंगे। 2019 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आया था जो कि आर्टिकल 21 से संबंधित था। ठीक है,
यानी कि जीवन के अधिकार की बात जब उसको विस्तार में व्याख्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके तहत ये कहा कि आप अपनी पसंद के जो जीवन साथी हैं आप उसका चुनाव कर सकते हैं और यह आपका फंडामेंटल राइट है। यहां समझना है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है यहां पर आर्टिकल 21 को डिफाइन करते हुए कि अपनी पसंद की साथी को चुनना आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहां जाकर के मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे इस पर बहुत सारी बातें होनी बाकी हुई है। अगर दो ट्रांसजेंडर अपनी पहचान जो है ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के तौर पर बताते हैं तो उनकी शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो सकती है। यह बात सीजेआई भी बोले हैं। होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ अर्बन एलिट क्लास जो है या अच्छी पढ़े लिखे अच्छी इंग्लिश बोलने वाले की तौर पर ही इसे नहीं देखा जाना चाहिए। सीजीआई ने खुद इसे कहा है कि आप यह मत समझिए कि इस तरह की बातें जो है जो शहर में रहने वाले लोग हैं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। दरअसल संभव है गांव में रहने वाले व्यक्ति भी ये महसूस करते होंगे, लेकिन समाज का दबाव इतना ज्यादा है कि उस दबाव की वजह से वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते होंगे। तो जब भी व्यक्ति अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा, समाज के दबाव में जिएगा, तो क्या बताइए कि गर्मामयी जीवन वह जी पाएगा? निश्चित तौर पर नहीं। यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट यहां कहती हुई नजर आई है कि देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये काम नहीं कह सकते, भाई साहब कानून आपके लिए बना के ये नहीं दे सकते, पार्लियामेंट का काम है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रास्ते जो है इस निर्णय से खोल दिया है। प्रशासन के लिए यहां पर कुछ बातें कही गई है, सरकार के लिए कुछ कहा है, और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनाते हुए बहुत सारे बातें जो कही है, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है यह मानने को तैयार है कि इस तरह की चीजें जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसलिए समाज को समय के साथ इसके लिए सहज होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। जब ऐसे शब्दों को आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय को देखेंगे, तो स्पष्ट ये बात आपको समझ में आ जाएगा। अब यह तो हो गया विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को गोद लेने के विषय में कहा। यहां पर समलैंगिक जोड़े सहित अविवाहित जोड़े संयुक्त रूप से बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी झटका दिया है समलैंगिक जोड़ों को, अविवाहित जोड़ों के लिए भी कहा है कि आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। किस कानून के तहत? केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कि CARA। यह कानून क्या है? इस कानून के तहत अविवाहित व्यक्तियों को केवल व्यक्तिगत क्षमता में बच्चों को गोद लेने की अनुमति है। यानी कि कोई अविवाहित जोड़ा यदि जाता है, इसमें समलैंगिक जोड़ा को भी आप शामिल कर लीजिए, अगर ये जाता है कपल्स के तौर पर गोद लेने के लिए, तो वह बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, अविवाहित हो तब भी और इसमें समलैंगिक हो तब भी यह कानून जो है रोकता है। इसलिए इस कानून के तहत यहाँ पर बच्चे को गोद लेने के लिए भी यहां पर मना ही कर दिया गया है। यदि इस तरह की चीजें आती है तो सरकार ने भी दलील दिया कि देखिए बहुत सारे कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। उत्पीड़न को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है कि इस समुदाय के लोगों को आप जो है एक कर्मामयी जीवन दीजिए। ऐसा ना हो कि पुलिस जो है लंबे समय तक इन्हें बुलाते रहे, बार बार थाना पर इनको टॉर्चर करते रहे, इनको इनकी पहचान से उत्पीड़ित करते रहे। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। प्रशासन जो है इसका ध्यान रखे। अधिकार की बात देने की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सही बात है कि मैं इस पे कानून बना के आपको नहीं दे सकता, चूंकि न्यायपालिका कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, यह काम पार्लियामेंट का है। लेकिन यहां पर एक रास्ता खोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस बात को केंद्र सरकार भी पहले से कह रही थी। केंद्र सरकार ने पहले से भी कहा था कि हम एक समिति बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो, फिर उसके बाद चीजों को देखेंगे। तो यहां पर अधिकार को, राइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जो है कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक समिति बनाएगी जो ये अध्ययन करेंगे कि समलैंगिक जोड़े को कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं। यानी कि ठीक बात है कि दरवाजा बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर समलैंगिक जोड़ों के लिए खिड़कियां खोल दी हैं कि आपके लिए ठंडी हवा आते रहेगी। यहां से गुंजाइश का रास्ता जो है वह बना हुआ है। अब यहां पर केंद्र सरकार भी पहले यही कह रही थी, तो अब यहां पर क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी और ये समिति जो है समलैंगिक जोड़ों के तहत यह देखेगी, रिसर्च करेगी कि क्या क्या अधिकार उनको दिया जा सकता है। यह अब चर्चा में आएगा। सबकी नजर जो है कुछ समय बाद इन सब चीजों पर रहने वाली है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत भरी बातें भी कही है इस समुदाय के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से और राज्य सरकारों से कुछ निर्देश दिए हैं और कहा है कि आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समलैंगिक जोड़ों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। अच्छा, जब ये बात किया जाएगा तो अगर यूपीएससी में प्रश्न आता है तो क्या यूपीएससी आपसे ये लाइन पूछेगी? बिल्कुल नहीं।
यह लाइन देकर के यूपीएससी आपसे फंडामेंटल राइट्स पर ले जा सकती है। जरा यहां देख लेते हैं, जैसे यहां पर कहा कि आप जो है समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यदि करते हैं तो क्या होगा। आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स आप जान रहे हैं, भाग 3 है संविधान का। यहां पर आर्टिकल 15 को जरा ले लीजिए, ठीक है। अब आर्टिकल 15 यहां लिंग है, लैंगिक है, तो लिंग के आधार पर यहां लिंग की चर्चा आ गई। सुप्रीम कोर्ट कुछ बातें कहती है आर्टिकल 15 के तहत और कहती है कि आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इन सब आधार पर आप भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लैंगिक आधार पर यदि भेदभाव होता है तो बताइए, ये जो ट्रांसजेंडर होंगे या समलैंगिक में कोई भी होगा, एलजीबीटीक्यू समुदाय से कोई भी होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो गया ना। तो यही बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आर्टिकल 15 आपको अपने तरफ से समझ लेना है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो यदि प्रश्न ऐसे आएगा तो आप उसे आसानी से समाधान उसका कर ले जाएंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यह भी कहा कि समाज उतना परिपक्व नहीं हुआ, इसीलिए जागरूकता लाने की जरूरी है। इन लोगों की जो फीलिंग्स है समाज उसको समझे, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इनको किसी तरह की समस्या है तो इसके लिए इनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी बनाने की जरूरत है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक बात और भी बहुत निर्णायक रूप में कहने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी बच्चे में मान लीजिए उसके सेक्स चेंज कराने का ऑपरेशन होता है, तो यदि सेक्स चेंज कराने का ऑपरेशन उसके पेरेंट्स कराते हैं तो उस बच्चे का ये ऑपरेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक इन सब चीजों के बारे में वह समझने के लिए योग्य ना हो जाए। यानी कि एक अच्छी खासी उसकी उम्र हो और वह समझ पाए कि उसके प्रकृति के साथ, उसके शरीर के साथ ऑपरेशन करके क्या बदलाव किया जा रहा है, और इसके बाद यदि उस बच्चे की सहमति हो तब जाकर के यह किया जा सकता है। यहां पर इन्होंने कहा कि जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव के लिए हार्मोन्स में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहां पर यह भी कहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार यदि मतलब कहती है कि आप हमारे पास लौट आइए, मजबूर करती है, तो प्रशासन इस बात का ध्यान रखे। पुलिस प्रशासन जबरन जो है इस तरह के जोड़ों को परिवार के पास नहीं भेज सकती है, और इस तरह के जोड़ों के खिलाफ यदि एफआईआर दर्ज होता है तो सबसे पहले इसकी जांच कर ली जानी चाहिए, और जांच करने के बाद मामला सही लगता है तभी आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रास्ते भी यहां पर खोला है। समलैंगिक शादी के खिलाफ सरकार का क्या दलील है। केंद्र सरकार पहले भी इसके पक्ष में नहीं रही है। केंद्र सरकार ने लगातार कहा है कि हुजूर आप इस तरह का काम मत कीजिए, क्योंकि कल जब निर्णय आने वाला था तब ये लग रहा था कि संभव है सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का रास्ता निकाल दे, तो सरकार बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि इस तरह के जो पिटीशन डाले उनके लिए झटका था और सरकार के लिए थोड़ी सी राहत भरी मामला यहाँ पर जरूर हुआ। तो सरकार क्या दलील देती है इसे समझते हैं। सरकार ने कहा कि देखिए वो भारतीय समाज को बीच में लाती है सरकार, और सरकार कहती है कि परिवार की अवधारणा के खिलाफ है, क्योंकि परिवार की बात जब यहाँ पर केंद्र सरकार कर रही है तो कहती है कि परिवार में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, परिवार इसी से बनता है, स्त्री और पुरुष से बनता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेल मेल मिलकर के फैमिली कैसे बनाएंगे। तो परिवार की जो अवधारणा है भारतीय समाज की, यह बात जो है यह पूरी तरह से इसके खिलाफ है। भारतीय परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के आधार पर है, यह बातें की जा रही है। शादी के कॉन्सेप्ट में शुरुआत से ही दो विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों का मेल होना माना गया है, ठीक है। यही परंपरा वगैरह की बात की जा रही है। सामाजिक संस्कृति और कानूनी तौर पर विवाह की यही परिभाषा है। फिलहाल तक तो कानूनी तौर पर भी यही परिभाषा है जिसको बदलने की बात की जा रही थी। केंद्र ने कहा कि कानून में पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है, उसी के मुताबिक दोनों को कानूनी अधिकार भी दिया गया है। जैविक तौर पर कहने का मतलब है कि जन्म के आधार पर पति और पत्नी, यानी कि पति होगा तो मेल होगा, पत्नी होगी तो फीमेल होगी, यह बात किया गया। और यदि ऐसा होता है तभी कानूनी अधिकार उन्हें प्राप्त है। यही बात जो है इसी को खारिज करने की बात की जा रही थी कि हमें अगर जैविक रूप से पति पत्नी नहीं है तब भी हमें अधिकार दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह मानती हुई नजर नहीं आती। उसके बाद पर्सनल लॉ को लेकर के क्या बातें किया गया है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ देखिए या संहिताबद्ध कानून देखिए, उसमें जो बातें की गई है लिंग को लेकर के, उसमें जो कानूनी मान्यता दिया गया है विवाह को, उसमें दो विपरीत लिंग का होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यह ना स्वीकार किया जाए। भारत में शादी को एक संस्कार के तौर पे माना गया है। रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक मूल्य, इन सब चीज़ों पर विवाह जो है वह निर्भर करती है। इसलिए तमाम तरह की दुहाई देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि आप इसे मत मानिए, और यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट लगभग ये मानती हुई नजर भी आई। विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसकी चर्चा मैंने पहले ही किया था आपको, स्पेशल
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। यहां से आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से पूरा हो जाएगा। सभी भारतीय नागरिकों तथा कुछ विशेष मामलों में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी यह कानून लागू होता है। मुख्य रूप से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह से यह संबंधित है। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है। विवाह केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही स्वीकार है, यही मामला फंसा हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि विवाह तभी हो सकता है जब एक और मेल और एक फीमेल हो, और समलैंगिक जोड़ा यदि होता है तो समान लिंग होता है, या तो दो स्त्री हो जाएगी या दो पुरुष के बीच विवाह होगा। तो यह पॉइंट जो है इस कानून का, यही रोक रहा था इस चीज को लेकर के, और यही कहा जा रहा था कि आप जो है इसे खत्म कर दीजिए, इस कानून को रद्द कर दीजिए और संवैधानिक कर दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समलैंगिक लोगों के बीच विवाह इस कानून के अंतर्गत विवाह की परिभाषा में शामिल नहीं होता है, और इसी वजह से यह परेशानी चली आ रही थी। अब यहां पर समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, यह समझ लीजिए। कहा गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार जो है भारत के संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है, जो कि मैंने आपको आर्टिकल 21 बताया था, जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए बात कही गई थी। व्यक्ति को विवाह करने से रोकना उसके समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है, और समानता का अधिकार जो है अगेन ये फंडामेंटल राइट है। तो ये पक्ष में तर्क दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे देश जो है ऑलरेडी इस तरह की मान्यता दे चुके हैं इस तरह के विवाह को। तो भारत की समाज जो है वह एक प्रगतिशील समाज है, तार्किक समाज है, इसीलिए वक्त आ गया है कि भारतीय समाज को भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। कानूनी मान्यता यदि मिलता है तो सामाजिक स्वीकारता जो है इन लोगों की, समलैंगिक लोगों की, यह बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क वो समझिए। जैसा कि केंद्र सरकार भी लगातार कहती आ रही है, और इसके विपक्ष में खड़े लोग भी ये कहते रहे हैं कि ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। सामाजिक मूल्य कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इसमें परिवार भी शामिल है। परिवार की अवधारणा जो है उसमें विवाह की जो परिभाषा है उसमें एक स्त्री और एक पुरुष होना वाजिब है, माना गया है, लेकिन इसमें इस तरह की बातें नहीं होगी, इसलिए यह सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा है और परिवार का आधार ही नहीं बनता। चूंकि जैविक रूप से कोई स्त्री पुरुष होगा, उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे जो है वही परिवार माना गया है भारतीय समाज में। भारत में विवाह को मान्यता तभी मिलेगी जब वह एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच हो, इस तरह की बातें कही जाती रही है। अब हम समझते हैं उन सभी देशों पर नजर डालते हैं जहां पर समलैंगिक विवाह जो है उसे कानूनी मान्यता दे दी गई है। देखिए, अच्छा इस मैप पर आप नजर डालिए, हम चलेंगे कि सबसे पहले आपको बताएंगे, ये जो कलर वाला है इस पे ये दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि इन सभी देशों में यह मान्यता मिल गई है, और कलर के हिसाब से बताया गया है कि किस ईस्वी में किस देश में यह मान्यता मिली है। मोटा मोटी हमें यह देखना है कि किन किन देशों में मान्यता है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको महाद्वीप के हिसाब से समझाऊं तो आप यहां पर देखिए उत्तरी अमेरिका की स्थिति को देखिए, तो चाहे वो कनाडा हो या यूएसए हो, वहां इसे कानूनी मान्यता दिया गया है। आप लैटिन अमेरिका के अधिकांशतः देशों में भी देखेंगे कि इसे कानूनी मान्यता दिया गया है। इसके अलावा आप यूरोप में भी इसे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी आप देखेंगे इस तरह की चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीजें क्या है उस पर नजर डालिए, ठीक है। और उस पर जब आप नजर डालेंगे आप देखेंगे अफ्रीका के अधिकांशतः देशों में इसे कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है, मिडिल ईस्ट में भी नहीं दिया गया है, यहां पर आप देखेंगे रशिया में नहीं है, आप दक्षिण एशिया में नहीं दिया गया है, आसियान कंट्री में नहीं दिया गया है, कोरिया प्रायद्वीप में नहीं दिया गया है। इन सभी देशों में आप देखेंगे, क्षेत्रों में किसी भी देश ने, लगभग अधिकांशतः देश देख रहे हैं आप, कि इस तरह का कानूनी मान्यता समलैंगिक जोड़ों के विवाह को नहीं दिया है। इस बात को आप आधार बनाते हुए एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मैप के आधार पे कैसे निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे समझते हैं, किसी चीज को एनालिसिस कैसे करते हैं, समझिए। यह मैप यह बताता है कि यह क्षेत्र जो है, वैसे भी आप समझते हैं यह विकसित है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी कह सकते हैं और विज्ञान तकनीक के हिसाब से भी कह सकते हैं कि यह जो लैटिन अमेरिका हो गया, या फिर आपको उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप का हिस्सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो गया, ये पश्चिमी देश जिसे हम कहते हैं, यह हमसे ज्यादा विकसित हैं, तकनीक के माध्यम से कह सकते हैं, या कानूनी तौर पर भी आप देख रहे हैं, सामाजिक तौर पर इनका विस्तार अधिक हो गया, विकास अच्छा हुआ है। लेकिन वहां अगर देखेंगे तो इन सब जगहों पर रूढ़िवादिता आपको अधिक देखने को मिलेगी। शिक्षा का स्तर भी इन सभी जगहों पर, इन जगहों के अपेक्षा आपको अधिक देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था भी यहाँ की बेहतर है हमसे। तो क्या हम ये मान के चलें, इस आधार पे मान के चलें कि ठीक है, भारत में समलैंगिक जोड़ों को अभी कानूनी मान्यता इनके विवाह को नहीं दिया गया है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे भारत में विकास की गति जो है आगे बढ़ेगी, हम विकसित अर्थव्यवस्था बनेंगे, समाज में उदारवाद आएगा, समाज में परिपक्वता आएगा, समय के साथ इस चीज को हम सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है। अब जैसे देखिए 2017 में ऑस्ट्रेलिया में मिला, जर्मनी में मिला, तो 2017 से पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, समय आया वहां मिला।
तो कहने का तात्पर्य है संभव है भारत में आने वाले वर्षों में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पे चर्चाएं तो चलती ही रहेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक अनुभव है, इसीलिए निश्चित तौर पर मांग की जाती रही है कि समलैंगिक विवाह को आप मान्यता जरूर दे दीजिए। तो फिलहाल इसमें इतना ही। अब एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस बार यूपीएससी पहले ही यह प्रश्न पूछ चुकी है, उसी पर आधारित यह प्रश्न है। यूपीएससी में 2019 में यह प्रश्न किया गया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना। देखिए, अब सबसे पहले पूछा गया आपसे अनुच्छेद कौन है, और दे क्या दिया गया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को क्या करता है, संरक्षित करता है। ठीक है, और यहां पर देखिए, तो यहां नजर डलाएंगे आप, एक चीज देखेंगे, जब आपको विकल्प देखना चाहिए तो विकल्प में भी ढूंढिए संभावनाएं कि इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये सभी विकल्प जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूपीएससी कोई विकल्प बनाती क्यों है। यदि इस खेल को समझेंगे तो पढ़ना आसान होगा। तो आप फंडामेंटल राइट्स के महत्व को समझिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से हमेशा प्रश्न आते रहे, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अनुच्छेद 19, 21, 25 और अनुच्छेद 29, ये चार में से कोई एक सही होगा। क्यों सही होगा यह भी बताइए। यूपीएससी कभी यह नहीं कहेगी कि अनुच्छेद 25 क्या है। अगर मान लीजिए 25 जवाब होता है 25, तो क्या होता है। देखिए किस तरह से घुमा के प्रश्न को आपको पूछा है, तो आपको अच्छे से इस चीज को समझना पड़ेगा। हमने इस चीज का डिस्कशन भी कर लिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं किसी दूसरे मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।